तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूज रेफ हुक के बारे में कि यूज रेफ हुक क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हो, किस सिनेरियो के अंदर यूज करना है एंड कैसे ये डिफरेंट होता है आपके यूज स्टेट हुक से। अभी तक इस सीरीज के अंदर बहुत सारे हुक्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि यूज इफेक्ट हुक, यूज स्टेट हुक, यूज सिलेक्टर, यूज नेविगेशन, यूज डिस्पैच, यूज फॉर्म। और यहां पर इस क्लास के अंदर हमारा टारगेट है कि हम यूज रेफ हुक को अच्छे से इन डेप्थ समझ लें, सारे सिनेरियोज के साथ, सारे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, सो फटाफट विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं हमारे कैनवस के ऊपर और समझते हैं कि क्या होता है ये यूज रेफ हुक। चलो जी, तो मैंने कहा कि हमारा टारगेट आज का क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज रेफ हुक के बारे में। अगेन गिनती के 2 सिनेरियोज होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए यूज रेफ हुक का यूज करते हुए। इन दोनों सिनेरियोज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा एक लिंक पे, जो कि हमारा ये YT कोर्स वेब डेवलपमेंट वाला लिंक है। आप कोड हेल्प पे जब भी जाएंगे वेबसाइट पे, आपके पास फ्री वेब डेव वाला बटन है, इस पर क्लिक करते ही आप इस पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पे आप एंटायर वेब डेव कोर्स को एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर यूट्यूब वीडियो वाइज देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, या फिर कोड डाउनलोड करना चाहें तो कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आप फटाफट से जाएं, यहाँ पर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पर रिव्यू दें कि चीज़ें कैसी लग रही हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वापस चलते हैं यूज रेफ हुक के ऊपर। 2 सिनेरियोज की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले सिनेरियो को डिस्कस करने से पहले कुछ एक चीज़ है जो रिवाइज आपको करवाना चाहूंगा और आपसे उसका जवाब मांगना चाहूंगा कि ऐसा था या नहीं था। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरी एक एप्लीकेशन है, और यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया है, यहाँ पर मैंने एक लेबल, एक फील्ड मैंने लगा दी है। बटन का नाम लेट्स से मैंने इंक्रीमेंट रख दिया है, इंक्रीमेंट बटन मैंने बोल दिया इसको। यहाँ पर लेट्स से मैंने एक लेबल सेट कर दिया काउंट नाम का, और यहाँ पे 0 वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि ये काउंट जो है ये अपडेट हो जाए। तो बिहाइंड द सीन चीजें कैसे काम कर रही होती है, बिहाइंड द सीन आप क्या करते हैं, बिहाइंड द सीन आपने एक स्टेट वेरिएबल बनाया हुआ है काउंट नाम का, और जब भी आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं इसका ऑन क्लिक ट्रिगर हो जाता है। ऑन क्लिक पे लेट्स से आपने कोई हैंडलर फंक्शन लगाया है कि क्लिक को किस प्रकार से हैंडल करना है, और हैंडलर फंक्शन लेट्स से कि ये लॉजिक परफॉर्म करता है कि सेट काउंट को काउंट +1 कर दो। तो जब भी आपका स्टेट वेरिएबल इस प्रकार से अपडेट होता है, तो स्टेट वेरिएबल अपडेट होने पे क्या होता है, जहां पर भी आप उसको यूज कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, लेट्स से UI में ये यूज हो रहा है, वहां पे आपका कंपोनेंट री-रेंडर हो जाता है। खत्म। दोबारा समझते हैं, मैंने एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है यूज स्टेट हुक का यूज करके, जिसका नाम काउंट है। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं, ये बटन ऑन क्लिक को ट्रिगर करता है, ऑन क्लिक इस फंक्शन को कॉल करता है, इसका नाम है हैंडलर क्लिक, इसका हैंडलर फंक्शन है ये। हैंडलर क्लिक लेट से कॉल करता है सेट काउंट +1 को, तो आपका स्टेट वेरिएबल यहां पर अपडेट हो गया। तो स्टेट वेरिएबल जब भी अपडेट होता है वो देखता है कि कहां पर ये वाला स्टेट वेरिएबल यूज हुआ है, जहां पर भी वो स्टेट वेरिएबल यूज होता है अकॉर्डिंगली उसको वहां पर भी वैल्यू अपडेट करके आ जाता है। तो इसने कहा कि UI पर यहां पर ये यूज हो रहा है, तो UI पर ये गया, इसने फटाफट से UI को री-रेंडर कर दिया और ये 0 की जगह 1 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका स्टेट वेरिएबल का, यूज स्टेट हुक का, कि आप जब भी यूज स्टेट हुक के द्वारा कोई भी स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, आपका UI री-रेंडर हो जाएगा। इसको एक बार वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद मैं तुम्हें ये A वाले सिनेरियो के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वेरीफाई करना, इसलिए मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूं चीजें। थोड़ा सा बने रहना, टाइम लगेगा पर समझ में बहुत अच्छे से आएगा यूज रेफ हुक। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं हमारे UI पर। हम गए वीट पे, वहां से मैं सेटअप की कमांड कॉपी कर लेता हूं। ये हमारा वर्कस्पेस फोल्डर है, यहाँ पर मैंने यूज रेफ हुक के नाम फोल्डर क्रिएट कर लिया है। इसको फटाफट VS कोड के अंदर अपन ओपन कर लेते हैं। VS कोड मेरा आ चुका है। यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करके फटाफट से हम अपनी कमांड को रन करते हैं। उसने बोला क्या चाहते हैं, मैंने कहा रिएक्ट का यूज रेफ का एक प्रोजेक्ट चाहता हूँ, यूज़ करना चाहूँगा रिएक्ट को, यूज़ करना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट को। CD कर दिया हमने, फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर दिया हमने डिपेंडेंसीज को। जब तक डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है, फटाफट से हमने क्या कर दिया, npm run dev। बहुत बड़े एक लिंक हमारे पास आ जाएगा, इस लिंक को फटाफट से अपन एक नए टैब के अंदर, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको फटाफट से हम यहाँ पर ले आते हैं और एक नई विंडो के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं और साथ में हमारे कोड विंडो के अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा रिएक्ट का एक बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट बिल्कुल सेटअप हो चुका है। इसके अंदर अगेन मैं कोई भी पुराना कोड नहीं चाहूँगा अभी, तो जो भी app.js के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है सारा का सारा मैंने रिमूव कर दिया। सारा लॉजिक मैंने रिमूव कर दिया। अपन बिल्कुल स्क्रैच से हर चीज़ क्रिएट करेंगे, समझ में अच्छे से आता है ना। तो यहाँ पे लेट से मैंने एक डिव क्रिएट कर दी, डिव का नाम रख दिया मैंने कोड हेल्प। ठीक है, सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम वो एक बार यूज स्टेट का जो स्टेट वेरिएबल का बिहेवियर है एक बार वो वेरीफाई करने आए कि सही में वही बिहेवियर होता है या कुछ अलग होता है। तो फटाफट से हमने एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर दिया काउंट कॉमा
सेट काउंट के नाम से हमने यूज़ कर लिया हमारे यूज़ स्टेट हुक को और हमने इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू 0 दे दी। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैं कुछ कोड जाता हूँ, लेट से मैं कोई बटन चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर फटाफट से एक बटन दे दिया, बटन का नाम मैंने इंक्रीमेंट रख दिया, यहाँ पर मैंने एक BR टैग का यूज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने एक और डिव का यूज़ कर लिया जहाँ मैंने बोला कि काउंट इज़, और यहाँ काउंट की वैल्यू को मैंने फटाफट से प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैंने बोला बटन पे क्या करना है, बटन के अंदर ऑन क्लिक पे मैं क्या करवाना चाहता हूँ, बटन के अंदर ऑन क्लिक पे हमने बोला हैंडल इंक्रीमेंट करके हमने एक फंक्शन है उसको कॉल करवा दिया। फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नाम हमने बोल दिया जी हैंडल इंक्रीमेंट। ये क्या करता है, कुछ नहीं, ये सेट काउंट को काउंट +1 कर देता है। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से बिहेवियर देखो, हमने सिंपल सी एक बात बोली कि जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल करना, ये फंक्शन क्या करता है, काउंट को इंक्रीमेंट करता है, क्योंकि काउंट एक स्टेट वेरिएबल है तो काउंट जहां पर भी यूज हुआ होगा अकॉर्डिंगली वो पेज या वो कंपोनेंट री रेंडर हो गया होगा। अब मैं वेरीफाई कैसे करूं री रेंडर हुआ या नहीं, तो आपको मैंने यूज इफेक्ट नाम का एक हुक सिखाया था जिसके अंदर आपने सीखा था बहुत सारी वेरिएशंस के बारे में। एक वेरिएशन ऐसी थी जो कि हर रेंडर पर चलती थी, एवरी रेंडर पे आपकी चलती थी, राइट। तो वही वेरिएशन यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ एक बार। तो मैंने बोला यूज इफेक्ट स्निपेट, हमने बोला कि जब डिपेंडेंसी लिस्ट हम नहीं डालते हैं, खाली रखते हैं, तो उस केस में मेरा यूज इफेक्ट हर रेंडर पे चल रहा होता है। तो मैंने बोला इट रन्स ऑन एवरी रेंडर। तो यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया एक बार कंसोल लॉग करके कि मैं फिर से रेंडर हो गया हूँ। ठीक है, अब हम बिल्कुल सही स्टेट पे हैं इसको वेरीफाई करने के कि क्या जो हमने अभी जस्ट समझा हमारे कैनवास के ऊपर वही सेम होता है या नहीं। तो बटन पे क्लिक करेंगे, हैंडल इंक्रीमेंट कॉल होगा, हैंडल इंक्रीमेंट सेट काउंट को अपडेट कर देगा, काउंट वाला वेरिएबल अपडेट हुआ तो यहाँ पे काउंट आप यूज कर रहे हैं, यानी कि ये कंपोनेंट री रेंडर होने वाला है। जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा तो आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा और प्रिंट होगा मैं फिर से रेंडर हो गया हूँ। ये वेरीफाई करते हैं क्या ये बिहेवियर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलो मैंने इस पर क्लिक किया, इंक्रीमेंट पे लिखा आ गया, मैं फिर से रेंडर हो गया हूँ, वेरी गुड। काउंट भी अपडेट हो गया, मैंने क्लिक किया, काउंट भी अपडेट हुआ, मैं फिर से रेंडर हो गया हूँ, वेरी गुड। तो इससे मैंने ऑब्जर्व किया कि जो हमने अभी छोटा सा लॉजिक सीखा कि जब भी मेरा स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है तो जहाँ पर भी वो स्टेट वेरिएबल यूज हुआ होता है हर जगह पे जाके उसके नई वैल्यू अपडेट होती है और यूआई री रेंडर हो रहा होता है, इनकेस आप यूज करते हैं तो इस प्रकार से हमने इस फंक्शनैलिटी को वेरीफाई कर लिया। अब फटाफट से मैं जा सकता हूं इस ए वाले यूज केस में। ठीक है, कि ये ए वाला यूज केस क्या है इसको समझते हैं। तो मैंने कहा यूज रेफ के हमने दो यूज केस की बात करनी है कि कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। एक तो बहुत मेन यूज केस है, वो इसका बी वाला यूज केस है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पर पहले छोटे वाले यूज केस के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट से एक ऐसा टाइम आता है जब आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, जो अपनी वैल्यू को परसिस्ट करता हो, अक्रॉस री रेंडर कि आपका चाहे एप्लीकेशन री रेंडर हो या ना हो, वो अपनी वैल्यू परसिस्ट कर रहा हो। तो ऐसे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको यूज रेफ हुक की नीड पड़ती है। क्या मतलब है इस बात का समझते हैं अभी। ठीक है, समझते हैं पहले। तो मैंने एक वेरिएबल नॉर्मल क्रिएट कर लिया, लेट से पहले मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट कर लिया। मैंने बोला लेट वैल इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जब भी इंक्रीमेंट होगा तो मैं वैल को भी इंक्रीमेंट करूंगा, वैल +1, और जब भी वैल इंक्रीमेंट होगा तो मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट भी कर दूंगा, लेट से। ठीक है, इसकी वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया, मैंने बोला वैल्यू ऑफ वैल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने इसको बंद कर दिया। हमने एक नॉर्मल सा वेरिएबल बना रखा है और जब भी अपन क्लिक करते हैं बटन पे तो इसको मैं अपडेट करवा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको रीलोड कर दिया, मैंने इसको बंद कर दिया, शुरू करते हैं। इस पर क्लिक किया, वैल्यू 2 आ गई, इस पर क्लिक किया, वैल्यू 2 आ गई, इस पर क्लिक किया, क्लिक करता जा रहा हूँ, वैल्यू सिर्फ 2 आ रही है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका पेज री रेंडर होता है तो ये फिर से पूरा चलता है, तो वैल्यू फिर से शुरुआत 1 से हुई, जब भी बटन पे क्लिक करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इन शॉर्ट अक्रॉस री रेंडर, क्योंकि इंक्रीमेंट पे क्लिक करके बार बार री रेंडर तो हो रहा है, अक्रॉस री रेंडर ये जो वैल वाला वेरिएबल आपने बनाया है ये अपनी वैल्यू परसिस्ट नहीं कर पा रहा। तो एक ऐसा केस जिसमें आपको एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि अपनी वैल्यू को परसिस्ट करता हो अक्रॉस री रेंडर, तो आप यूज रेफ हुक का यूज करते हैं। अब ये यूज रेफ हुक क्या रिटर्न करता है समझते हैं। लेट से मैंने बोला समथिंग इज इक्वल टू लेट एक्स, ऐसा बोल दिया, लेट एक्स इज इक्वल टू यूज रेफ का हुक। तो ये क्या रिटर्न करेगा? तो यूज रेफ का हुक आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है। तो बेसिकली एक्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस एक्स में
इस x वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी फील्ड है जिसमें आप डेटा इंसर्ट करेंगे या फिर डेटा उससे एक्सेस करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, इसका नाम होता है करंट, जिसके अंदर आप डेटा को या तो इंसर्ट कर रहे होते हैं या तो एक्सेस कर रहे होते हैं। लेट्स से मैंने बोला यूज रेफ इनिशियल वैल्यू 0 दे दी, तो ये 0 कहां पर पड़ी है, इस करंट के अंदर पड़ी है। तो बेसिकली x के अंदर करंट है, उसके अंदर वैल्यू 0 पड़ी है। लेट्स से अपडेट करके 10 करना चाहें 10 कर दिया, आप प्रिंट करना चाहें x डॉट करंट के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, अभी समझते हैं कोड करते हुए, ठीक है। तो मैंने बोला ये वाले वेरिएबल से तो मेरी बात नहीं बन रही, अब इसको सिंपल वेरिएबल बनाने की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया यूज रेफ हुक के अंदर। तो यूज रेफ हुक का यूज कर दिया, इनिशियल वैल्यू मैंने इसकी 1 दे दी, ठीक है, या 0 देता हूं लेट्स से। तो एक वैल्यू, तो ये जो वैल है अब क्या है, ये वैल एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। अब लेट्स से ये वैल्यू कहां पड़ी होगी, मैं आपसे पूछता हूं तो आप मुझे बोलेंगे ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर एक करंट फील्ड है उसके अंदर पड़ी होगी। तो लेट्स से मैं इसको इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, तो इस प्रकार सीधा इंक्रीमेंट आप नहीं कर सकते, आप करंट वाली फील्ड को इंक्रीमेंट करेंगे। वैल्यू डॉट करंट के अंदर ऐसा करो, वैल्यू डॉट करंट +1 कर देना, बढ़िया। तो आपकी शुरुआती वैल्यू आपने 0 इंसर्ट कर रखी है, हर बटन क्लिक पे आप इंक्रीमेंट करते हैं और आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। आपने ऑब्जर्व कर लिया कि जब भी नॉर्मल वेरिएबल आपने क्रिएट किया था तो उसकी वैल्यू परसिस्ट नहीं कर रही थी, बट लेट्स से मैं ये वाला वेरिएबल इस प्रकार से यूज रेफ के द्वारा मैं क्रिएट करता हूँ। अब चेक करते हैं इसकी वैल्यू परसिस्ट करती है या नहीं। मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, रीरेंडर हुआ, वैल्यू आ गई 1, क्लिक किया वैल्यू आ गई 2, क्लिक किया वैल्यू आ गई 3, मैं क्लिक करता जा रहा हूं वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से आपने वैल एक ऐसा वेरिएबल बना दिया है जो री रेंडर हो चाहे री रेंडर ना हो, आपके एप्लीकेशन के अंदर अपनी वैल्यू को परसिस्ट कर रहा होता है। समझ में आया? नॉर्मल वेरिएबल अगर री रेंडर हो जाए तो दोबारा से इनिशियलाइज होता है वो, जैसे आपने लिखा लेट वैल इज इक्वल्स टू 0, तो वो 0 से दोबारा इनिशियलाइज हो जाएगा। पर जो यूज रेफ के द्वारा क्रिएट किए गए वेरिएबल्स होते हैं वो अपनी वैल्यू को परसिस्ट करते हैं अक्रॉस री रेंडर्स। एक और चीज़ यहाँ पर जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका स्टेट वेरिएबल जो है वो चेंज होता है तो स्टेट वेरिएबल चेंज होने पर री रेंडर करवाता है आपके यूआई को, जबकि आपका यूज रेफ का जो वेरिएबल है अगर वो चेंज होता है तो उसके चेंज होने पर कोई री रेंडर नहीं होता यूआई पे। अगर आप सिर्फ अपने यूज रेफ के द्वारा क्रिएट किए गए वेरिएबल को चेंज करते रहेंगे, आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे कोई री रेंडर ट्रिगर नहीं होने वाला, कुछ भी यूआई अपडेट नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, ठीक है। दोबारा समझते हैं। मैंने बोला लेट से मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट कर लिया, लेट वैल इज इक्वल्स टू यूज रेफ का यूज करके लेट से इसकी वैल्यू 0 दे दी मैंने, और कल को मैं आता हूँ मैं कहता हूँ जी वैल डॉट करंट इज इक्वल्स टू वैल डॉट करंट +1। तो मैंने यूज रेफ के द्वारा जो वैल्यू क्रिएट की उसको अपडेट कर दिया हो गया। यूआई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी प्रकार का कोई री रेंडर नहीं होने वाला। तो सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी कि अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जो अक्रॉस री रेंडर अपनी वैल्यू परसिस्ट करता हो तो आप यूज रेफ हुक का यूज करेंगे, और जब भी ये वैल्यू अपनी चेंज करेगा इससे यूआई पे कोई री रेंडर ट्रिगर नहीं होगा। तो ये डिफरेंट है आपके यूज स्टेट वाले हुक से। अगेन ये जो आपने पहला यूज केस सीखा ये इसका प्राइमरी यूज केस नहीं है, इसका प्राइमरी यूज केस ये बी वाला यूज केस। अब ये बी वाला यूज केस क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं यूज रेफ हुक के बी वाले यूज केस के बारे में। क्या है ये बी वाला यूज केस, समझते हैं। तो मैंने कहा यूज रेफ हुक को मेनली इसलिए बनाया गया था ताकि आप अपने डोम में से किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली चेंज कर पाएं, डायरेक्टली एक्सेस कर पाएं, चेंज कर पाएं। कैसे, इस कहानी को कैसे समझा जाएगा, कोड के द्वारा समझते हैं। मैंने बोला लेट से मैं डायरेक्टली किसी भी बटन को पकड़ के दूसरे बटन का कलर चेंज करवाना चाहूं तो ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा चलो समझते हैं। तो ये मेरा एक बटन था, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और बटन क्रिएट कर दिया। इस बटन का नाम रख दिया मैंने चेंज कलर ऑफ फर्स्ट बटन, ऐसा इसका नाम रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने एक BR टैग लगा दिया और यहाँ पर मैंने इसका ऑन क्लिक सेटअप कर दिया। चेंज कलर का नाम का मैंने एक फंक्शन लगा दिया, लेट से एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। अब आएगा मज़ा। मैंने बोला कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले ये समझते हैं। मैं ये चाहता हूँ, इसको कॉपी कर लूँ एक बार बस, ठीक है। तो मैं सिंपल ये चाहता हूँ कि जब मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँ तो ये वाले बटन का कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। दोबारा समझते हैं क्या टारगेट है हमारा टारगेट है कि जब इस वाले बटन पे क्लिक हो तो ये वाले बटन का कलर चेंज हो जाए। तो इसका मतलब इस वाले बटन को
बटन अगेन एक डोम का ही पार्ट है, डोम एलिमेंट है। तो इस डोम एलिमेंट को मैं डायरेक्टली चेंज करना चाहता हूं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आप नॉर्मली करते थे, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना होता था, गेट एलिमेंट बाय आईडी करा करते थे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम किया करते थे। वो सब करने के लिए एक और बहुत आसान तरीका यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। हम इस बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मेरे पास इस बटन का रेफरेंस होना चाहिए। तो मैंने इस बटन के लिए एक यूज रेफ का रेफरेंस क्रिएट कर लिया। तो मैंने बोला लेट बटन रेफरेंस इज इक्वल्स टू यूज रेफ। तो मैंने इस बटन के लिए रेफरेंस क्रिएट कर दिया, पर इस रेफरेंस को मुझे इस वाले बटन से लिंक भी करना पड़ेगा। कैसे लिंक करोगे? मैंने बोला ये वाले बटन से लिंक करना है ना। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने बोला रेफ इज इक्वल्स टू बटन रेफ, खत्म। तो जो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास लिखा करते थे, वो सब लिखने की नीड नहीं है। आपने बटन रेफरेंस यहां पर क्रिएट किया था, आपने बटन रेफरेंस यहां पर लिंक कर दिया, खत्म। अब आप कभी भी इस वाले बटन को एक्सेस करना चाहें किसी भी प्रकार से चेंज करने के लिए, आपको कोई मेहनत करने की नीड नहीं है। आप सिंपल इस ऑब्जेक्ट का यूज करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि इस वाले बटन के क्लिक पर मैं ये वाले बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं, देखते हैं कैसे। तो मैंने बोला जैसे ही ये वाला बटन क्लिक होगा, चेंज कलर वाला फंक्शन कॉल होगा। चेंज कलर वाले फंक्शन के अंदर मैंने क्या बोला, मैं इस बटन रेफरेंस के अंदर जो करंट वैल्यू है उसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, और स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर जो भी है उसको चेंज करना चाहता हूं। तो मैंने इसको रेड दे दिया। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, इन शॉर्ट मैंने इस वाले बटन के स्टाइल को चेंज करने के लिए मैंने इसके रेफरेंस को यूज कर लिया। तो एग्जैक्ट यूज केस जो आपके यूज रेफ हुक का था वो यही था कि आप किसी भी डोम एलिमेंट से इसको अटैच कर पाएं एंड डोम को डायरेक्टली अपडेट कर पाएं इस प्रकार से। तो अब जब भी मेरे इस वाले बटन पे क्लिक होगा, चेंज कलर एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर आपने बोला बटन रेफ, जो कि आपने यहाँ लिंक किया हुआ है, यानी ये वाले बटन के स्टाइल को, बैकग्राउंड कलर को आप रेड मार्क कर दो। इन शॉर्ट एक्सपेक्टेड ये है कि जैसे ही मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा इसका बैकग्राउंड रेड होना चाहिए। हुआ? हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपने जस्ट अभी सीखा कैसे आप यूज रेफ हुक को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप इस रेफरेंस को इस बटन के साथ लिंक कर सकते हैं, और कैसे आप इस रेफरेंस की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तीनों चीजें आपने ऑब्जर्व करी अभी। पहला, रेफरेंस क्रिएट करना, अभी रेफरेंस किसका है ये नहीं पता, तो रेफरेंस को लिंक करना। तीसरा, रेफरेंस को एक्सेस कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, इस प्रकार से आप रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की बेसिक एप्लीकेशन आपने यहाँ पे देख ली किस प्रकार से काम कर रही होती है। ठीक है, तो मैंने अभी के लिए क्या कर दिया, मैंने अभी के लिए फटाफट से ये सारा का सारा कोड कमेंट कर दिया, और मैंने यहाँ पर भी सारा का सारा कोड कमेंट कर दिया। अपन एक और कुछ बढ़िया चीज़ करने वाले हैं। लेट्स से मैं एक स्टॉप वॉच की एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। अगेन मैं यूज रेफ हुक का यूज करूंगा, जो कि स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने के काम आएगा, स्टॉप वॉच को रोकने के, रीसेट करने के काम आएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम फटाफट से छोटू सा प्यारा सा कोड यहाँ पे ऐड करता हूँ, उसके बाद तो मैं दोबारा मिलता हूँ। तो यहाँ पे एक बेसिक सा कोड हमने ऐड कर लिया, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। हमने एक हेडिंग ऐड कर दी है, जहाँ पे हमने एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया टाइम के नाम से, जिसकी शुरुआती वैल्यू हमने 0 सेट कर रखी है। तो इस स्टॉप वॉच के अंदर अपन इतने सेकंड, जितने भी सेकंड अब तक हो चुके हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले कर रहे हैं। एक बटन हमने लगाया है स्टार्ट का, एक बटन लगाया हमने स्टॉप का, एक बटन हमने लगाया रीसेट का। स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट टाइमर वाला फंक्शन कॉल होता है, स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ स्टॉप टाइमर वाला फंक्शन कॉल होता है, और रीसेट पे क्लिक करता हूँ रीसेट टाइमर वाला फंक्शन कॉल होता है। अब एंटायर लॉजिक हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं कि कैसे मैं एक स्टॉप वॉच एप्लीकेशन जस्ट अभी क्रिएट करने वाला हूं यूजिंग यूज रेफ वाला हुक। ठीक है, तो फटाफट शुरुआत करते हैं स्टार्ट टाइमर के साथ कि लेट से मुझे टाइमर स्टार्ट करना है। तो तुम्हें याद होगा दो फंक्शंस मैंने तुम्हें बताए थे, एक था सेट इंटरवल और एक था क्लियर इंटरवल, जिसके द्वारा तुम ये स्टॉप वॉच वाली फंक्शनैलिटी, टाइमर बेस्ड फंक्शनैलिटी तुम क्रिएट कर सकते हो। तो वो फटाफट से याद करते हैं क्या लिखा था हमने। तो हमने बोला कि ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कि हम सेट इंटरवल वाला फंक्शन क्रिएट कर दें। हमने बोला कि ये आपको हर एक सेकंड में रिपीट करना है। हर एक सेकंड में आप क्या करना चाहते हैं, हर एक सेकंड में मैं इस टाइम को अपडेट करना चाहता हूँ। अभी ये 0 सेकंड है, 1 सेकंड बाद ये 1 सेकंड हो जाएगा, 1 सेकंड बाद ये 2 सेकंड हो जाएगा, 1 सेकंड बाद ये 3 सेकंड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हर सेकंड के बाद मैं सेट टाइम को टाइम +1 करना चाहता हूं। अगेन आपको पता है कि ये किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न करता है, जिस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मैं इसको स्टॉप भी कर सकता हूं। मैंने कहा सही बात है। तो हमने उस वैल्यू को रिटेन कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी सेट टाइम होगा री रेंडर होगा। याद करो, जब भी सेट टाइम होता है, अगेन दोबारा समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ मैंने सेट इंटरवल शुरू कर दिया, ठीक है। सेट इंटरवल एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेट्स से उस वैल्यू को हमने x कह दिया, समझते हैं इसको, कैनवस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने सिंपल सी एक बात करी कि आपका जो ये सेट इंटरवल है, सेट इंटरवल नाम का जो फंक्शन है, ये क्या करता है, ये एक x वैल्यू लेट से रिटर्न करता है। ये x वैल्यू किस काम आती है, कल को जब आपको ये वाला टाइमर स्टॉप करना है, या फिर ये हर एक सेकंड पे चलने वाला जो आपने फंक्शन यहाँ पे इनपुट में दे रखा हो, बेसिकली आप यहाँ पे एक फंक्शन देते हैं और बताते हैं कितने टाइम में उस फंक्शन को बार बार कॉल करना है। तो आपने हर एक सेकंड के अंदर इस फंक्शन को बार बार कॉल करना। तो जब इस लूपिंग वाले टास्क को आप रोकना चाहते हैं तो ये वाली x वाली वैल्यू तब काम में आती है। तो आप कह देते हैं कि क्लियर इंटरवल, कौन सा वाला इंटरवल रोकना चाहते हैं, x वाला। तो अगेन ये x वाली वैल्यू इस वाले लॉजिक से अटैच्ड थी। जब भी आप कहते हैं क्लियर इंटरवल x, तो ये वाला टाइमर जो है वो रुक जाता है। तो ये x वैल्यू को मुझे रिटेन करना है अक्रॉस री-रेंडर, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मेरा टाइम अपडेट होगा लाइन नंबर 32 पर री-रेंडर होगा। अगर नॉर्मल वेरिएबल बनाऊंगा तो री-रेंडर में नॉर्मल वेरिएबल तो वैल्यू स्किप कर देगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी वैल्यू, वो तो मुझे नहीं चाहिए। तो इस सेट टाइमर के द्वारा रिटर्न की गई वैल्यू को मैं एक यूज रेफ वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। तो मैंने कहा लेट यूज रेफ, लेट हमने बोला टाइमर रेफ इज इक्वल्स टू यूज रेफ, और शुरुआत में लेट से नल मार्क कर दिया मैंने इसको, ठीक है। मैंने बोला जब ये रन होगा तो टाइमर डॉट करंट को मैंने इसके इक्वल कर दिया कि जब भी आप स्टार्ट टाइमर करोगे, सेट इंटरवल रन होगा और एक x वैल्यू जो है इसको दे देगा। जब स्टॉप टाइमर करने की बात आएगी तो क्या करना है, तो जो x वैल्यू है उससे मुझे क्लियर इंटरवल करना पड़ेगा। तो क्लियर इंटरवल कर दिया मैंने टाइमर डॉट करंट, क्योंकि टाइमर डॉट करंट के अंदर ही आपने वैल्यू स्टोर करी हुई है। बढ़िया, टाइमर नहीं, टाइमर रेफ डॉट करंट। एक और चीज़, क्योंकि अब आपका टाइमर स्टॉप हो गया, सब कुछ इनिशियल स्टेट में आना चाहिए, तो इनिशियल स्टेट जो टाइमर रेफ की थी वो नल थी। तो मैंने टाइमर रेफ को भी रीसेट कर दिया एक प्रकार से कि टाइमर रेफ को वापस से नल पे पॉइंट करवा दो यार, ठीक है। अगेन मैंने इसको टाइमर रेफ डॉट करंट को नल पे पॉइंट करा दिया। अब रीसेट टाइम, आपको भाई रीसेट कैसे करना है। अगर रीसेट का मतलब क्या होता है, रीसेट का मतलब सिंपल है कि आपको टाइमर को स्टॉप करना है। तो मैंने इसको फटाफट से स्टॉप कर दिया, और स्टॉप करके मैंने कह दिया कि सेट टाइम 0, इसको 0 सेट कर दो वापस। तो वापस 0 सेकंड्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार रीलोड करके देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, वापस हमने क्या किया, हमने सिंपल सी एक बात बोली कि भाई एक हमने स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर दिया टाइम नाम का, जिसकी शुरुआत हमने 0 से कर दी। इस टाइम को हमने यूआई पे शो कर दिया कि इतने सेकंड अभी हैं। हमने एक बटन बनाया स्टार्ट नाम का जो कि इस फंक्शन को कॉल करता है, एक बटन बनाया स्टॉप नाम का जो कि इस फंक्शन को कॉल करता है, एक बटन बनाया रीसेट नाम का जो कि इस फंक्शन को कॉल करता है। स्टार्ट टाइमर के अंदर मुझे पता है जब भी टाइमर या स्टॉप वॉच बेस्ड फंक्शनलिटी मुझे क्रिएट करनी हो तो मैं सेट इंटरवल नामक फंक्शन का यूज़ करता हूँ। सेट इंटरवल नामक फंक्शन अपने इनपुट पैरामीटर्स में एक फंक्शन लेता है और एक ड्यूरेशन लेता है। तो हर इस ड्यूरेशन के बाद वो इसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा होता है। तो हर एक सेकंड के बाद ये क्या करने वाला है, हर एक सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन रन करेगा, और ये फंक्शन क्या करने वाला है, टाइम को इंक्रीमेंट करने वाला है। तो हर एक सेकंड के बाद इस टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी टाइम की वैल्यू 0 है, एक सेकंड के बाद 1 हो जाएगी, फिर एक सेकंड बाद 2 हो जाएगी, फिर एक सेकंड बाद 3 हो जाएगी, एक सेकंड बाद 4 हो जाएगी। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू अपडेट होती जा रही है, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है, तो यूआई री-रेंडर होगा और आपके यूआई पे यहाँ पर आपको 1 2 3 4 एक टाइमर की फॉर्म में दिख जाएगा। अब जब भी सेट इंटरवल आप चलाते हैं तो एक वैल्यू रिटर्न करता है जो कि बाद में काम आती है इसको रोकने की। तो इसकी वैल्यू को मैंने रेफरेंस यूज रेफ वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। क्यों कि इसका फायदा मेरे पास ये है कि भाई अक्रॉस री-रेंडर इसकी वैल्यू अब परसिस्ट हो जाएगी। अक्रॉस री-रेंडर, क्योंकि बार बार री-रेंडर तो होगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू जैसे अपडेट होगी, टाइम अपडेट यहाँ पे होगा तो यूआई री-रेंडर होना ही है। तो अक्रॉस री-रेंडर जो भी ये वाली वैल्यू आपके सेट इंटरवल ने दी थी हमेशा परसिस्ट रहेगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ परसिस्ट हो गई। अब जब भी स्टॉप करने का आपका मन होगा आप सिंपल बोल दोगे क्लियर इंटरवल, और वही वैल्यू आपने दोबारा यूज कर ली, खत्म। तो इसको फटाफट से एक बार रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया, स्टार्ट पे क्लिक किया, 0 1 1 बस। आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ है, तो इसको अगर मैं इस प्रकार से कर दूं और इसको एक बार रीलोड कर दिया जाए, रन किया जाए, 1 2 3, बढ़िया। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो स्टार्ट टाइमर क्लिक हो गया, और स्टार्ट टाइमर क्या कर रहा है, उसने सेट इंटरवल अप्लाई कर दिया इस टाइम वाले वेरिएबल पे। हर एक सेकंड में मेरा टाइम वाला वेरिएबल एक वैल्यू से इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसके जो वैल्यू है सेट इंटरवल की वो आपने यहाँ पर स्टोर कर लिया ताकि बाद में इसको आप क्लियर कर पाएँ। अब अगर मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये रुक जाना चाहिए। तो मैंने जैसे ही इस पर स्टॉप पे क्लिक किया, स्टॉप तो हो गया भाई,
स्टॉप हो गया, 27 पर रुक गया, जीरो नहीं हुआ है अभी। क्लियर इंटरवल से आपने ये जो बार बार फंक्शन कॉल हो रहा था इसको रोक दिया, यानी टाइम इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, टाइम वहीं का वहीं है, 27 पे आ चुका है। और टाइमर को वापस आपने नल मार्क कर दिया। टाइमर एक यूज रेफ के द्वारा क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर तुम अपडेट कर दो कोई रीरेंडर नहीं होता, दैट्स वाई कुछ भी रीरेंडर नहीं हुआ। अब अगर मैं रीसेट पे क्लिक करता हूं तो उससे क्या होगा, उससे अगेन स्टॉप तो पहले से है, कुछ करने की नीड नहीं है, टाइम जीरो हो जाएगा। तो यानी ये टाइम जीरो हो गया तो यहाँ पर 0 सेकंड आ जाना चाहिए। तो अगर मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ, जीरो हुआ, बिल्कुल हो गया, बढ़िया चल रहा है। स्टार्ट पे क्लिक किया, 1 2, स्टॉप पे क्लिक किया, रोक लिया, रीसेट पे क्लिक किया, जीरो चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आपने सीखा कैसे आप यूज रेफ के द्वारा क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं री रेंडर्स के बीच में कोई भी वैल्यू को परसिस्ट करने के लिए। एक एग्जांपल आपका ये आपने देख लिया है। बाकी एक और एग्जांपल कैसे आप डोम को मैनिपुलेट करने वाले हैं डायरेक्टली, वो भी आपने यहां पर ऑब्जर्व कर लिया था। अगेन ये कुछ छोटे मोटे छुटकू से एग्जांपल हैं, कुछ और बड़े एग्जांपल, प्यारे एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे इस डॉक्यूमेंटेशन पे। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, आपको यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें बताई गई है। अगर मैं आपकी जगह तो फटाफट से कैवियाट्स पढ़ लेता कि भाई क्या लिखा हुआ है। यू कैन म्यूटेट दी रेफ डॉट करंट प्रॉपर्टी। अगेन हमें पता है कि हम रेफ डॉट करंट के अंदर जो वैल्यू है उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसको ही अपडेट कर सकते हैं। और ये एक ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली रेफ एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। रेफ जो होता है वो कभी भी री रेंडर नहीं हो रहा होता, आपके कंपोनेंट को री रेंडर नहीं कर रहा होता, वो ये कहना चाहते हैं हम। और ड्यूरिंग री रेंडरिंग वो अपनी वैल्यू को परसिस्ट कर रहा होता है। और स्ट्रिक्ट मोड में तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि जब भी तुम चीज़ें चलाओगे तो वो अगेन डबल टाइम चल रही होती है। आगे जाते हैं, यहाँ पर कुछ अगेन बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें दिए हुए हैं कैसे यूज रेफ काम करता है। तो तुम यहाँ इनको देख के एक बार क्लिक कर दिया तो यहाँ पे तुम्हारा यूज रेफ के द्वारा वैल्यू ट्रैक हो रही है। देखो 3 आ गया। जब भी इस पर क्लिक करते हो री रेंडर होता है तो तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे ट्रैक कर रहा होगा ये। तो एक और एग्जांपल तुम यहाँ से देख लो। स्टॉप वॉच का एग्जांपल अगेन जो हमने किया, इनका थोड़ा सा स्टार्ट स्टॉप अगेन हमारे जैसा ही है, ठीक है। एक बार इसको भी तुम देख सकते हो स्टार्ट करने में कैसे तुम्हारा स्टॉप वॉच यहाँ पे ये मिली सेकंड्स की टर्म में बढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ 1 सेकंड करके बढ़ा रहे हैं, इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। स्टॉप करना चाहो स्टॉप कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने यूज रेफ का यूज़ कैसे किया ये भी तुम यहाँ पर देख सकते हो। अगेन सेम उसी तरीके से किया। यहाँ पे इन्होंने एक यूज रेफ का द्वारा इंटरनल रेफ करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उस वेरिएबल के अंदर सेट इंटरवल की स्टेट स्टोर कर ली। और जब भी तुम्हें क्लियर इंटरवल करना है तो तुमने इंटरवल रेफ डॉट करंट करके स्टेट को सेट इंटरवल को स्टॉप करा लिया। तो ये भी कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। और एग्जाम्पल देखने जाओगे तो यहाँ पर और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि कैसे तुम फोकस कर सकते हो। जब भी तुम इस पर क्लिक करोगे, फोकस पे क्लिक कर दोगे तो ये फोकस मोड में आ गया। अभी देखो कोई बॉर्डर नहीं है, जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल हैं कैसे आप यहाँ पे क्लिक करके इमेजेस को देख पाएंगे। इमेजेस नहीं आ रही है, प्लेइंग पॉजिंग अ वीडियो, प्ले कर दिया तो ये प्ले हो गई, पॉज कर दिया तो ये पॉज हो गई। और इस प्रकार से रेफ के अंदर आप इसका डेटा स्टोर कर रहे हैं कि इस प्रकार रेफ डॉट करंट डॉट प्ले, रेफ डॉट करंट डॉट पॉज। तो लेट्स से अगर ये प्ले हो रही है और री रेंडर हो जाता है तो उसके बाद ये प्ले होती रहेगी। इस प्रकार का कुछ लॉजिक इन्होंने यहाँ पे ऐड किया होगा। एक्सपोजिंग रेफ टू योर ऑन कंपोनेंट, तो अगेन बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और रेफ के बारे में जो 2 इंपॉर्टेंट मेन यूज़ केस थे ऑलरेडी मैंने तुम्हें समझा दिए हैं। सबसे पहला यूज़ केस रेफ के लिए ये था कि आप अगर यूज़ रेफ के द्वारा कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो वेरिएबल जो होता है अपने डेटा को, अपनी स्टेट को परसिस्ट करता है, अपनी वैल्यू को परसिस्ट करता है अक्रॉस री रेंडर। कितने भी आप री रेंडर करवा लो उसकी वैल्यू लूज नहीं होने वाली, वो अपनी वैल्यू को परसिस्ट करेगा, हमेशा सेव रखेगा, ठीक है। दूसरे यूज के साथ आपने क्या देखा, आप डॉम के अंदर किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए 3 स्टेप का प्रोसेस आपका रहता है। पहले स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं, एक रेफ को क्रिएट करते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं, उस रेफ को लिंक करते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। और तीसरे स्टेप के अंदर क्या करते हैं, उस रेफ की डॉट करंट फील्ड को एक्सेस करके जो भी आप प्रॉपर्टी चेंज करना चाहें, आप फोकस चेंज करना चाहें, आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें, आप स्टाइल चेंज करना चाहें, अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लेते हैं डॉम को, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो मेहनत भरा टास्क होता है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी पड़ती, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार हम जाएंगे यहाँ पर, आप पूरे के पूरे कोर्स को कोड हेल्प पर हमारा सबसे ऊपर एक बटन है फ्री वेब डेव का, वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेहनत कर रहा है और आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस बना रहा है, ऐसी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो एक कमेंट अगर आप मेरे लिए छोड़ के चले जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। चलो।